अब जुडिशरी की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग सा शिफ्ट हुआ। एक तरफ नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने ओथ ले लिया और दूसरी तरफ रिटायरिंग सीजेआई बीआर गवई के फेयरवेल के बाद उनके एक सिंपल इमोशनल स्टेटमेंट पर काफी सवाल उठने लगे। मतलब जहां एक चैप्टर खत्म हुआ वहीं से कंट्रोवर्सी का नया चैप्टर शुरू हो गया। फेयरवेल के एनवायरनमेंट में रिटायर्ड सीजेआई गवई के स्टेटमेंट्स ने पूरा नैरेटिव बदल दिया है, जहां उल्टा उन पे उंगलियां उठ गई है। तो क्या है ये स्टेटमेंट्स और क्या अपने रिटायरमेंट होने के बाद एक्स सीजेआई ने कोई गवर्नर पोस्ट एक्सेप्ट करने की बात की है? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। अब व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं अपने टेन्योर में एक्स सीजेआई बीआर गवई ने हमेशा कहा है कि वे पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे और इसके बारे में उनका स्टैंड काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब उनके रिटायरमेंट के बाद उनसे पूछा गया कि क्या वे गवर्नर ऑफ अ स्टेट बनने के बारे में सोच सकते हैं, कंसिडरिंग कि उनके फादर भी एक गवर्नर थे, तो उनका जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि नो नेवर, और साथ ही ये भी ऐड कर दिया कि प्रोटोकॉल वाइज द पोस्ट ऑफ सीजेआई इज हायर देन दैट ऑफ अ गवर्नर, जिसके साथ ही उन्होंने अनाउंस किया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जुडिशरी में ये एक बोल्ड स्टेटमेंट माना जाता है क्योंकि काफी जजेस रिटायरमेंट के बाद कमीशन, ट्रिब्यूनल्स या फैक्ट फाइंडिंग रोल्स लेते हैं। पर फॉर्मर सीजेआई गवई ने क्लियरली बोला कि उनका फोकस अब ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर पर होगा इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। अब जहां उनकी इस बात ने कंट्रोवर्सी बनाई ही थी, वहीं उनके एक दूसरे स्टेटमेंट ने उनपे सीधे उंगलियां उठवा दी। जब एक इवेंट में फॉर्मर सीजेआई गवई ने रिग्रेट एक्सप्रेस करते हुए कहा कि आई हैव अ रिग्रेट दैट आई कुड नॉट गेट अ वुमेन मेंबर टू द सुप्रीम कोर्ट। अब लाइन जितनी सॉफ्ट थी उतनी ही शार्प इम्पैक्ट डाल दी, क्योंकि जितना जल्दी उन्होंने ये कहा उतनी ही जल्दी लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। एक तरफ उनका टोन इमोशनल और ऑनेस्ट था, पर दूसरी तरफ सोशल मीडिया और लीगल सर्कल्स में एक ही सवाल उठने लगे कि आपके पास मौका था तो फिर हुआ क्यों नहीं। अब लोगों का लॉजिक सिंपल था कि सीजेआई का रोल जितना पावरफुल होता है उतना ही इन्फ्लुएंशियल भी होता है। अगर हाई कोर्ट्स में 16 वुमेन जजेस अपॉइंट हो सकती है, इंक्लूडिंग सीनियर वुमेन एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक रिकमेंडेशन कैसे नहीं हो पाया। इसी बैकड्रॉप में और भी एक इम्पोर्टेंट रियलिटी सामने आ गई। इस वक्त सिर्फ 1 वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रही है, जस्टिस बीवी नागरत्ना, और वो भी सितंबर 2027 में इंडिया की फर्स्ट एवर वुमेन चीफ जस्टिस बनेंगी, पर सिर्फ 36 डेज के लिए। ये स्टेटिस्टिक्स खुद में ही जेंडर इम्बैलेंस का एक लाउंड रिमाइंडर है। 75 साल की जुडिशरी हिस्ट्री के बाद सिर्फ 36 डेज का वुमेन लेड सुप्रीम कोर्ट इतना छोटा टेन्योर के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर सिंबॉलिक सा लगता है। अब एक्स सीजेआई पर उंगलियां इसलिए भी उठी है क्योंकि उनके पास मौका था वुमेन जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने का, जो उन्होंने गवा दिया। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि डियर चीफ जस्टिस, यू लिटरली ब्रॉट अ गुजरात जज टू सुप्रीम कोर्ट सुपरसीडिंग अदर वुमेन जजेस। You did that despite strong dissent by the only woman Supreme Court judge and only woman collegium member, and you suppressed the dissent despite her clear request to publish it. अब इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी जब विपुल पंचोली, पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने का डिसीजन अनाउंस हुआ था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेजियम का वोट 4:1 था, और जो 1 था वो कोई और नहीं बल्कि जस्टिस बीवी नागरत्ना थी। उन्होंने इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ डिसेंट दिया था, और ये डिसेंट नॉर्मल डिसेंट बिल्कुल नहीं था। उनका कहना था कि अपॉइंटमेंट काउंटर प्रोडक्टिव टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकता है एंड इरोड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। ये लाइन ही काफी था पूरे लीगल कम्युनिटी को शेक करने के लिए। इंटरेस्टिंगली इस मुद्दे को एक्स सीजेआई बीआर गवई ने एड्रेस करते हुए मीडिया इंटरव्यू में कहा भी है कि ऑन द डिसेंट ऑफ अ जज इन कॉलेजियम इट इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ द डिसेंट हैड एनी मेरिट, 4 अदर जजेस वुड हैव अग्रीड ऑन इट। अब ये बस बात ऐसी है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये हाईलाइट किया था कि जस्टिस पंचोली को एलिवेट करने के लिए स्कोर्स ऑफ मोर सीनियर जजेस इंक्लूडिंग 3 वुमेन जजेस को बाईपास कर दिया गया, तो जेंडर और सीनियरिटी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो गए। कॉलेजियम सिस्टम पर ऑलरेडी बहुत बड़े डिबेट्स होते रहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, क्राइटेरिया, रीजनल बैलेंस, सब क्वेश्चंस रेगुलर होते हैं, और जब एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज इतनी स्ट्रांगली डिसेंट नोट कर दे तो लोगों का अटेंशन डबल हो जाता है। अब इस डिसेंट के बाद सीजेआर कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म ने भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की थी। उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि ये रिजोल्यूशन एक सरप्राइजिंग डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी था। इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड मिसिंग था, कोरम डिटेल्स मिसिंग थी, और ये भी नहीं बताया गया कि जूनियर कैंडिडेट को सीनियर पर प्रेफरेंस क्यों मिला। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि डॉक्यूमेंट्स पब्लिश नहीं किए गए डिस्पाइट जस्टिस बीवी नागरत्ना एक्सप्रेसिंग दैट द डिसेंट शुड बी मेड पब्लिक। उनके स्टेटमेंट्स का एक मेजर लाइन यही था
था कि द स्ट्रॉन्ग डिसेंट नोट ऑफ जस्टिस नागरत्ना हैज नॉट बीन पब्लिश्ड। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा क्वेश्चन रेज करती है। साथ ही सीजेआर ने एक और इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट की। अगस्त में जो रिजोल्यूशन आया था जिसमें 8 एडवोकेट्स को बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए रिकमेंड किया गया था, उसमें सीजेआई गवाई का नेफ्यू भी इंक्लूडेड था। अब सीजेआई गवाई ने अपने फेयरवेल स्पीच में कुछ और भी क्रिटिकल पॉइंट्स रेज किए हैं। उन्होंने एक एडवोकेट के शू थ्रोइंग इंसिडेंट को भी मेंशन किया। कहा कि द डिसीजन टू फॉरगिव वाज टेकन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ये उनके टेम्परामेंट को रिफ्लेक्ट करता है। किसी एंग्री इंसिडेंट के बाद भी कंपोज रहना एक बिग जज लाइक क्वालिटी होती है। सोशल मीडिया डिस्टॉर्शंस पर भी उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए। कहा कि सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स बाय एट्रीब्यूटिंग स्टेटमेंट्स टू जजेस दैट वर नेवर मेड। ये कंसर्न भी रियल है क्योंकि किसी जज की एक लाइन को ट्विस्ट करना पब्लिक परसेप्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। और एक और नोटवर्दी बात उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मैटर पर बोली। उनका कहना था कि द कोर्ट कुड नॉट ऐड वर्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर कुड नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस फॉर द प्रेसिडेंट और गवर्नर्स। लेकिन साथ ही जजमेंट बैलेंस था क्योंकि कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि गवर्नर बिल्स को इंडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते। अब एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिफिकेशन थी जो स्टेट्स और सेंटर के बीच लेजिस्लेटिव डिले पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। अब व्यूअर्स, इस मोमेंट पर जुडिशरी का पूरा इकोसिस्टम एक ही बात पर सेंटर्ड था, रिप्रेजेंटेशन। और सबकी आईज अब नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत पर होंगी कि वो इस डिबेट को कैसे हैंडल करेंगे। क्या कॉलेजियम ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? क्या वुमेन जजेस की एलिवेशन स्पीड होगी? क्या डिसेंट नोट्स पब्लिक किए जाएंगे? क्या हायरार्की, रीजन एंड कास्ट बैलेंस बेटर होगा या फिर सिस्टम वही स्लो पेस्ड ओपेक मोड में कंटिन्यू रहेगा? सवाल बहुत है, आंसर्स टाइम के साथ जरूर मिलेंगे। पर आज की कहानी एक सिंपल फेयरवेल रिग्रेट की नहीं है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ सिस्टम स्ट्रगलिंग विद ट्रांसपेरेंसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरनल कंसेंसस। और हर कंट्रोवर्सी एक मैसेज दे रही है कि जुडिशरी इवॉल्व हो रही है पर पेनफुली स्लो स्टेप्स में। और इस वक्त एक लाइन सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है कि इफ यू हैड द चांस व्हाई वाज़न्ट इट यूज्ड। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।